जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का उत्थान विद रजत यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और जो भी नए कैंडिडेट मेरे सेशंस को देख रहे हैं, वो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आज हम लोग पढ़ने पढ़ाने की इस महफिल में एक नए सब्जेक्ट की शुरुआत करते हैं। और वो नया सब्जेक्ट है तो है क्या, आपके साथ सरप्राइज़ के साथ ऐड लगा के हम पढ़ेंगे। तो वो जो है वो है हमारा मैथ। ठीक, क्या है? मैथ। हम लोगों ने मैथ हमने लोगों ने लूसेंट पढ़ा, जीएस पोर्शन भी पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ ही रहे हैं। और जल्द ही वकैब सेशन आपका आने वाला है। और ये आपका मैथमेटिक्स का सेशन बहुत बिल्कुल ज़ीरो, ये जीरो जिनको नहीं आ रहा यहाँ से सीखेंगे और बिल्कुल यहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। मैं पूरी अपनी ताकत लगा रहा हूँ। जो भी सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ, पूरा एनालिसिस, हर एक पॉइंट टू पॉइंट जाके उस पर काम कर रहा हूँ। मैं ये देखने की कोशिश करता हूँ कि कहीं भी आपका जो वीक जोन है, जिस सब्जेक्ट में जहाँ कहीं से शुरुआत होती वहाँ से शुरू किया जाए और उसके पीक तक ले जाने की कोशिश की जाए। ये मेरी पूरी हर सब्जेक्ट में मेरा प्रयास रहेगा। और आप लोगों का थोड़ा सा समर्थन और प्यार मिलेगा तो ज़रूर बहुत बेहतरीन ही जल्दी हम लोग करेंगे। ठीक है, हम शुरुआत करते हैं और ज़्यादा बातचीत ना करते हुए अपने सेशंस को देखते हैं। जो हमारा मैथ क्या है, मैथ में हम मैथमेटिक्स में शुरुआत, मैथ की बात अगर करें, मैथमेटिक्स में बात करें तो हम जो कम्पिटिटिव लेवल की मैथ है, और यहाँ पर एक चीज़ और से मेंशन कर दे रहा हूँ कि जो भी मैथ हम पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी लेवल हो, चाहे वो किसी भी अदर स्टेट का एग्ज़ाम हो, या फिर आपके बड़े से बड़ा एग्ज़ाम हो, इवन सी सेट, या फिर टारगेट अपना जो है एक यहाँ व्यापक टारगेट, ये व्यापक जो है अपना स्तर लेके चलेंगे ताकि उसके अंतर्गत सारे के सारे एग्ज़ाम आपके निकल जाए। ठीक है, अब मैं शुरुआत करूँगा। और मैथ को हम पढ़ेंगे दो हिस्सों में। सर कैसे पढ़ेंगे? दो हिस्सों में। एक तो हम पढ़ते हैं अर्थमेटिक और दूसरा पढ़ते हैं अर्थमेटिक और दूसरा पढ़ते हैं एडवांस में। ज़्यादा हम चैप्टर्स के बारे में भी बात नहीं करेंगे, डायरेक्ट अपने टॉपिक पे आएंगे, ताकि ज़्यादा शुरुआत करना ज़्यादा अच्छा होता है ज़्यादा डिटेल में जाने की अपेक्षा। तो अर्थमेटिक में हम शुरुआत करेंगे परसेंटेज से। ठीक, किससे शुरुआत करेंगे? इसमें बहुत सारे टॉपिक हैं और इसमें भी काफ़ी सारे 13, 14, 15 टॉपिक हैं जिनको हम पढ़ेंगे। तो पहला जो मेरा पढ़ाने का सिलसिला शुरू होगा वो परसेंटेज के साथ आपसे होगा। और परसेंटेज में बिल्कुल बेसिक से चीज़ें हम उठाने वाले हैं। तो इसलिए इन सब को हटा के हम डायरेक्ट आते हैं परसेंटेज पे। और परसेंटेज में भी पढ़ेंगे। सर मैं परसेंटेज की बात करूं तो परसेंटेज को समझने के लिए हमारे पास एक सबसे बड़ा हथियार होना चाहिए। वो है क्या? वो फ्रैक्शन। क्योंकि फ्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो हमारे कैलकुलेशन को बहुत इजी कर देता है, हमारे क्वेश्चंस को जो आंसर निकालने में बहुत हेल्प करता है। तो हम बात करेंगे पहले फ्रैक्शन पे। अब सर फ्रैक्शन क्या होती है? सर फ्रैक्शन होती है हमारी भिन्न, वो संख्याएं जिसे हम p बाई क्यू के रूप में लिख दें, उसको फ्रैक्शन कहते हैं। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, कॉलेज टाइम में। अगर नहीं पढ़ा तो ये भी मैंने बता दिया। यहाँ पे जो हम फ्रैक्शन पढ़ेंगे उसको 3 बेसिस पे पढ़ेंगे। फ्रैक्शन पहले कौन से बेस पे पढ़ेंगे? फ्रैक्शन जो इसका आधार, पहले तो हम इसका आधार बनाएंगे भी बेसिक फ्रैक्शन है क्या। और जब हम बेसिक फ्रैक्शन सर सीख लेंगे तो हम उसके जो बेसिक फ्रैक्शन, इसका मतलब क्या है, तो मीनिंग ऑफ फ्रैक्शन, थोड़ा सा और डिटेल जाएंगे। अब जब हमको फ्रैक्शन आ गया और फ्रैक्शन का मतलब पता हो गया, तब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे? रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक, ये तो रही बात यहाँ तक। तो हम क्या करेंगे? इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। अब हम बेसिक फ्रैक्शन की अगर बात करें तो बेसिक फ्रैक्शन क्या होती है? p बाई क्यू के रूप में लिखी जाने वाली हर संख्या क्या कहलाती है? बेसिक फ्रैक्शन कहलाती है। एक मिनट थोड़ा सा समय दे दीजिए, इसके लिए सॉरी के साथ फार लगाइए। देखिए इंग्लिश की क्लास का, एक मिनट, सब काम पहले से करना चाहिए लेकिन खेद है। ठीक,
अब आइए टॉपिक पे बहुत बेहतरीन तरीके से समझेंगे कि जो हमारा फ्रैक्शन है, जो भिन्न है हमारी, उसमें क्या क्वालिटी होनी चाहिए और कैसे हैंडल करेंगे। तो बेसिक अगर हम आधारभूत स्ट्रक्चर की बात करें, किसी फ्रैक्शन के आधारभूत स्ट्रक्चर की बात करें, तो n/d। n क्या है? नॉमिनेटर मतलब अंश, और ये क्या है सर? ये आपका हर है। क्या है? हर। अगर मैं समझूं कि फ्रैक्शन में हम थोड़ा सा और आगे इसको और डिटेल करेंगे, तो हमारा n/d ये क्या है? हर। अगर किसी भी हर में हम ये चीज़ जानते हैं कि a की पावर, इसको हम पावर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? पावर, या तो फिर घात पढ़ते हैं। ये शॉर्ट में थोड़ा सा डिटेल दे दिए, क्योंकि ये सब चीज़ों में थोड़ा सा समय आपका ज़रूर जाएगा। जो लोग जीरो हैं उनको तो बहुत बेहतरीन समझ में आया, लेकिन थोड़ा सा जो एडवांस है उनको ये चीज़ अगर नहीं पता है तो वो भी ये चीज़ जान लें, क्योंकि मैं आगे कोई वर्ड बोलूँगा तो उसका मतलब आपको अंडरस्टूड होना चाहिए। तो ये इसका मतलब पावर होता है, a की पावर n। तो समझ में आ गया, आगे हम बढ़ेंगे। अगर मैं 2 की पावर n या 2 की पावर घात n कह सकते हैं, या 5 की घात m या पावर, या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की घात m, अगर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर हमारे हर में मिलता है या डिनोमिनेटर में ऐसी कोई चीज़ हमें दिखाई देती है, इस टाइप का स्ट्रक्चर, तो वो जो फ्रैक्शन होगी वो शांत, वो क्या होगी? शांत फ्रैक्शन होगी, शांत दशमलव भिन्न होगी, शांत दशमलव भिन्न, या इसको हिंदी में और समझें तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हो जाएगी। अब हम थोड़ा सा कुछ एग्जांपल, अब समझ में आया क्या? अगर हम 2 की पावर 5 ले लें, ये अंश है कुछ, और हर में बटे में क्या है? आपकी 2 की पावर 5। अगर हम इसको थोड़ा सा ले लें कि 7 ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, 7, और ये यहाँ पर 2 की पावर 5 का मतलब होता है 32। हम फिर बता रहे हैं आपको, बहुत ही धीरे से चीज़ों को हैंडल करना सिखाएंगे, कि जैसे आपको मैं अगर 32 से 32 से 7 को भाग करने की कोशिश करूं तो पॉइंट बढ़ाएंगे, और 32 दूना 64, क्या हो जाएगा? 64 और 6 फिर कर। तो ये जो पॉइंट लगा, ध्यान दीजिएगा, यहीं पर जो है मेंशन करने वाली चीज़, यहीं पर ध्यान देने वाली चीज़ है कि पॉइंट के बाद कितने अंक आएंगे। ये पॉइंट के बाद 1, 2, 3, 4 और 5 अंक आएंगे। सर आप पूछेंगे आपको कैसे पता चल जाए, आप क्या जादूगर हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं जादूगर नहीं हूँ। यहाँ पे एक अपने आप में लिखा है, क्या है कि 2 की पावर 5, और मैं ये जानता हूँ कि यहाँ पे थोड़ा सा और इसको समझ लीजिए, अगर 2 की पावर 5 है तो जो भी आंसर हमारा शांत भिन्न का आएगा वो दशमलव के 5 अंकों तक आएगा। 1, 2, 3, 4, 5। हमें समझ में क्या आया कि पावर जितनी ही होगी उतने ही दशमलव के बाद डिजिट होंगे। बोलो हाँ कि नहीं, हाँ या ना? समझ में आ गया। अगर मैं दूसरा एग्जांपल लूँ और समझूं कि अगर मैं लिख दूं कि 3 की पावर 2 की पावर 6, तो आपको ये चीज़ बेहतरीन तरीके से समझ में आई कि जितने ही हमारे घात होगी उतने ही दशमलव के बाद, देखिए यहाँ दशमलव के बाद उतने ही अंक आएंगे, और दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंक आ गए। किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, समझ में आ गया। इसी तरह हम अगर नेक्स्ट एग्जांपल ले लें, और हम एग्जांपल ले लें 5 या 4 लिख लीजिए, और हम घात लिख दें 2, तो आप सभी को वेल अंडरस्टूड है कि यहाँ पे जो भी कुछ आएगा आंसर, दशमलव के बाद जो भी आंसर आएगा, शांत भिन्न का जो आंसर आएगा वो दशमलव के 2 डिजिट तक ही आ पाएगा। अगर विश्वास नहीं तो आप इसको ऐसे करके देख लीजिए, 5 25 बटे 4, 25 को 4 से भाग दीजिए, और यहाँ पर पॉइंट बढ़ाएंगे 0, तो 25 से कम 25 और 15,
.025 छंगा 150। तो ये जो यहाँ पे आंसर आया है वो आपका दशमलव के 2 स्थानों तक आया। क्यों आया? क्योंकि हमारी जो घात थी यहाँ पे 2 थी। तो ऐसा तो इसमें नहीं है कि कोई रॉकेट साइंस लग रही, हर चीज़ आपको इजीली समझ में आ रही होगी, मुझे पूरी उम्मीद है, मुझे पूरी उम्मीद है इस चीज़ से। तो आप ये इसमें मत कहिएगा कि समझ में नहीं आया। अब हम थोड़ा सा इसमें और क्लिष्ट लाने की कोशिश करेंगे और हम इरेज कर दें, क्योंकि अपने पास बोर्ड का थोड़ा सा अभाव फिर से हो गया है। तो ये भाई थोड़ा सा आप लोग सपोर्ट करो ना, क्योंकि हम सारी की सारी सब्जेक्ट आपको साथ डिस्कस करने वाले हैं। और डिस्कस और डिस्क्राइब खैर नहीं पढ़ाएंगे यहाँ पे, क्योंकि ओवरलैप नहीं होना चाहिए मैटर। तो आप बस थोड़ा सा प्यार बनाए रखिए। मैं थोड़ा सा टेक्निकल तौर पे भी मजबूत हो जाऊंगा। प्यार बनाएंगे तो टेक्निकली थोड़ा सा हम मजबूत हो जाएंगे, है ना। खैर कोई नहीं, आपके काम अगर सेशन मेरा आ रहा है यही बहुत बड़ी चीज़ है। मैं अगर देखने की कोशिश करूं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, अगर मैं इसको लिखूं 2 की पावर 6 या 5 की पावर 4, इसको अब सर कहेंगे कि इसमें हम कैसे जानकारी करें कि इसमें दशमलव के बाद कितने अंक आने वाले हैं, ये चीज़ आप कैसे बताओगे। तो दशमलव के बाद पहले थोड़ा सा हम डिटेल कर लेते हैं। ऊपर नीचे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से गुणा करा देंगे। तो ऊपर बन गया 5 25 3 75, और यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अच्छा, हमारा इसको 6 बनाने का मोटिव इसलिए था ताकि ये दोनों डिजिट, हम जानते हैं कि 2 इंटू 5 बराबर 10, और कोई भी चीज़ अगर हर में 10 में है या 10 के मल्टीपल में है तो वो भाग देना बहुत इजी हो जाता है, या 100 के मल्टीपल में है। तो इसीलिए हमने इसको 10 बनाने की कोशिश की। 75/2 10 की पावर 6। अब हमारे दिमाग में समझ में आ गया कि जो भी हमारा आंसर शांत भिन्न का आएगा वो दशमलव के 6 डिजिट तक आएगा। समझ में गए होंगे पूरी बात। अच्छा, कुछ लोगों को कहना होगा कि यहाँ पे अगर हम इससे मल्टीप्लाई ना करें, इससे मल्टीप्लाई ना करें तो क्या होगा, या कुछ और से मल्टीप्लाई करेंगे। तो कुछ और से मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो भाग देना बस कठिन हो जाता है और कोई इशू नहीं होता है। जैसे यहीं पर अगर आप देख लीजिए, थोड़ा सा समझ लीजिए कि अगर मैं ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 5 3 15 और 2 की पावर 6 और 5 की पावर 5। सर इसको गुणा करेंगे ना तो ये जितना भी आंसर आ रहा होगा इसका मल्टीप्लाई करके जब इसको भाग दोगे तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो जाएगा। ठीक, ये तो रही बात यहाँ तक। अगर हम थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाएं तो डेप्थ में एक कंक्लूज़न हम यहाँ पे फिर से निकालेंगे। एक यहाँ पे नियम या रूल लिख लीजिए कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 4। तो यहाँ पे फाइनल कंक्लूज़न ये आएगा कि या तो फिर 2 की गुणे में ये स्ट्रक्चर सेम होना चाहिए, 2 की पावर 6 या 5 की पावर 4। तो इन दोनों में जो भी पावर बड़ी होगी, जिस किसी की पावर बड़ी होगी, बस उतने ही अंकों बाद, दशमलव के उतने ही अंक के बाद, देखो समझने की कोशिश करते हैं, दशमलव के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 क्यों आए? क्योंकि पावर यहाँ पे ज़्यादा। थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, 2 की पावर 8 तो 5 की पावर 14। सर यहाँ पे आप बताइए फटाक से, दशमलव के बाद कितने शांत दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? शांत दशमलव के बाद अंक आएंगे कितने? 14 अंक आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि मैं आपको समझा पाने में सक्षम हूँ इन बातों को। ठीक है, तो हम फिर से आगे बढ़ेंगे। और तो ये चीज़ समझ में आई कि अगर 2 गुणे 5 लिखा है और इन दोनों की पावर कुछ भी रहे, लेकिन पावर जो ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा बड़ी पावर, ज़्यादा बड़ी घात ही मान्य होगी। मान्य का मतलब ये होगा कि दशमलव के बाद उतने ही डिजिट आएंगे। ठीक रही बात। अब मैं क्या करूँगा, इसको आगे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा आगे अगर बढ़ाऊँ तो मैं क्या पढ़ूँगा, अब जो है थोड़ा सा और इसकी डेप्थ में जाएंगे। और एक चीज़ कि अगर हमें दशमलव के साथ जोड़ना रहे चीज़ों को तो कैसे समझेंगे। दशमलव के साथ अगर मैं दे दूँ
ठीक। ठीक, अगर मैं इनको देखूं, अगर मैं इनको देखूं और इनको देखने की कोशिश करूं तो क्या इसके अंदर हिडन है? क्या हिडन है? क्या हिडन है? ये थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ समझेंगे क्या? अगर 1.3 1.678 2 3 4 6 7 8 9 10 11 अगर मैं इसको फाइनली जोड़ूंगा तो फाइनली अगर मैं जोड़ता हूं तो जो डिजिट होगा, जो भी यहाँ दशमलव लगेगा, वो दशमलव यहाँ पे दशमलव के बाद 3 स्थान है, मतलब या तो फिर 3 3 3 6 3 9 या फिर 9 या फिर 3 3 6 3 9 2 11 या फिर 11 स्थानों के बाद दशमलव के बाद 11 स्थान आएंगे कि दशमलव के बाद 9 स्थान आएंगे कि दशमलव के बाद 9 स्थान आएंगे, 3 आएंगे। तो हम जान चुके हैं कि जिसकी सबसे ज़्यादा या सब दशमलव में सबसे ज़्यादा जोड़ने पर जो सबसे बड़ा नंबर होगा उतने ही नंबर आपके दशमलव के बाद आएंगे, अर्थात जो आंसर आएगा वो दशमलव के 11 स्थान तक आएगा। समझ गए बात? अब हम थोड़ा सा इस क्वेश्चन को जानेंगे कि 154/2 की पावर 12, 387/5 की पावर 6 और 813, ये जो है हम करके निकालेंगे। तो 626 जानते हैं, ऐसे देख लीजिए 25 25 हम 626 और ये मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। ठीक, तो इसको 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 गुणे 4। ठीक, तो यहाँ पे क्या आया कि 5 की पावर 6 गुणे 2 की पावर 2, 2 की पावर 2। तो अगर हम यहाँ पे डिजिट दशमलव के कितने, दशमलव जो आएगा, दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, वो 12 अंक आएंगे। यहाँ पे दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे, 6 अंक आएंगे। और यहाँ दशमलव के बाद आएंगी 6 अंक, क्योंकि सबसे बड़ी घात ये। तो ये चीज़ तो हमें बखूबी समझ में आ रही थी, लेकिन अब मैंने क्या कहा कि दशमलव के बाद 12 स्थान, दशमलव के बाद 6 स्थान, दशमलव के बाद 6 स्थान। तो सबसे ज़्यादा जो बड़ा नंबर है दशमलव के बाद, जिसमें सबसे ज़्यादा अंक आएंगे, वो सबसे बड़ा डिजिट माना जाएगा। क्या माना जाएगा? तो उसमें जो है फाइनली यहाँ पे डेफिनेशन लिख देते हैं कि दशमलव के बाद 12 डिजिट आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि सबसे ज़्यादा डिजिट इस वाले पोर्शन में है। और आप जोड़ते हो, ऊपर मैंने देख लिया कि आप जब जोड़ते हो तो सबसे ज़्यादा वाला जो डिजिट होगा वो यहाँ पे आएगा। ठीक, अब हम आगे बढ़ाएंगे काम को अपने, और काम को जैसे ही आगे बढ़ाएंगे तो समझेंगे क्या, समझेंगे कि थोड़ा सा, अब हमने तो पढ़ लिया यहाँ तक टर्मिनेटिंग की जो शांत भिन्न होती है वो क्या होती है। शांत भिन्न ये होती है, और अगर मैं आगे थोड़ा सा समझूंगा तो अगले जो पार्ट है उसका क्या नाम है, नॉन टर्मिनेटिंग। क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग या फिर अशांत दशमलव। अब इसमें क्या है, इसको समझते हैं।
कि जैसे अगर ये हो गया नॉमिनेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर, अगर हम नॉमिनेटर की बात करें तो डिनोमिनेटर में अगर डिनोमिनेटर में 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m के अतिरिक्त, ध्यान दीजिएगा, m इन तीनों के अतिरिक्त अगर कोई भी संख्या हर में है तो वो सारी की सारी भिन्न क्या हो जाएंगी, अशांत। और ये यहाँ पे एक फाइनल नियम याद रखिएगा कि केवल 2 की पावर n या फिर 5 की पावर m या फिर 2 की पावर n गुणे 5 की पावर m अगर आपका नहीं है, ध्यान दीजिएगा, अगर इन तीनों के अतिरिक्त केवल, मैंने बोला है कि केवल या तो फिर ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए या फिर ये दोनों एक साथ में होने चाहिए, इनके अतिरिक्त कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो सारी की सारी जो फ्रैक्शंस होंगी वो नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन होंगी। सर आपने बताया तो खूब, लेकिन एग्जाम्पल नहीं बताया। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि 1/3 ये ना तो 2 है, ना ही 5 है, और ना ही ये ना तो 2 है और ना ही 5 है और ना ही 2 की पावर n, या इन तीनों में से कोई इसका रूप इससे नहीं मिल रहा। समझ में आ गया, ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है। और इसको हम भाग दे के भी देख लेते हैं। अगर हम भाग देने की बात करें तो 3 3 9, यहाँ पे 1 बचा, 0 3 3। इसी तरह अगर हम भाग करते चले जाएंगे और ये 3 3 3 आता चला जाएगा। मतलब ये अपने आप में क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। पूरी बात आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर हम नेक्स्ट एग्जांपल ले लीजिए, अगर हम दूसरा एग्जांपल लें और 1/6 को अगर बात करें तो आपका दिमाग तुरंत स्ट्राइक कर जाएगा कि यहाँ पे तो अपना 2 मिल गया, 2 गुणे 3। लेकिन हम क्या जानते हैं, या तो फिर केवल 2 आना चाहिए या फिर 5 आना चाहिए, या तो फिर केवल इसके साथ में अगर गुणे में कोई चीज़ आ सकती है वो तो केवल 5, जो कि है नहीं, इसलिए ये टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। तो ये हम भाग करके इसको भी देख लेते हैं कि 36, तो यहीं ये 6 6 6 आता चला जाएगा, रिपीट करेगा। तो नॉन टर्मिनेटिंग में क्या होता है, कभी भी फ्रैक्शन जो है ख़त्म नहीं होती है। दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे वो अनगिनत आएंगे, उनका खात्मा नहीं हो सकता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग में कुछ नॉन टर्मिनेटिंग एंगल हैं जिनको हम समझेंगे और थोड़ा सा लिखते चलेंगे, उनको थोड़ा सा याद भी करते चलेंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आगे यूज़ की आने वाली हैं। पहला 1/3 0.33, 1.6, तो क्या आया, हमने देखा 1.666, ये काम चल जाएगा केवल 1.6। हम एक चीज़ और जान लेते हैं, अगर कोई संख्या रिपीट कर रही होती है और वो संख्या 5 से बड़ी अर्थात 6 हो, तो वो संख्या किस में हो जाएगी, वो संख्या या तो फिर इसको आप 16 लिख सकते हो, r या 1.7, इन दोनों ही वैल्यू से हमारा काम हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ 1/7 की तो ये आ जाएगा 0.14। अगर मैं बात करूँ 1/8, ये सारी की सारी वैल्यू आपके दिमाग में होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा 0.12। अगर मैं बात करूँ 1/9 तो ये संख्या क्या होनी चाहिए, ये संख्या होनी चाहिए 11 पॉइंट क्या होनी चाहिए 011। अगर मैं अगली बात करूं तो ये क्या होगी 0909 अर्थात 0.9। ये इतने से काम चल जाएगा, यहाँ पे ये काम चल जाएगा इतने से। तो फिलहाल इतने तो आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बेसिक फ्रैक्शन है, बेसिक फ्रैक्शन है, जिनको आपको याद हालांकि करना नहीं, क्वेश्चन में ही हो जाएंगे। ये तो समझ गए क्या, कितना कौन सा पोर्शन याद देख लीजिए कि 1/3 को हम 0.33,
इसको या तो फिर ये ज़्यादा मान्य रहता है, लिखा ज़्यादा था, लिखा ये भी जा सकता है, गलत नहीं मानेंगे। इसका ये वाला वैल्यू और 1/8 को हम लिखेंगे ये चीज़, 1/9 को लिखेंगे ये चीज़, और 1/11 को हम क्या लिखेंगे। समझ में आपको आ गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि मैं पूरी मेहनत से आपको काम कर रहा हूँ। ठीक, तो आगे बढ़ेंगे और पढ़ने की इस जो श्रृंखला है इसको और आगे बढ़ाएंगे मस्ती से। ठीक, अब हम आगे क्या पढ़ेंगे कि जो हमारी मिक्स फ्रैक्शन या सही या पूर्णांक भिन्न क्या होती है। इधर स्पेस कितना है तो ठीक, तो इसको हम मिटा दें ताकि हमें यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। सही या फिर पूर्णांक भिन्न या फिर मिक्स फ्रैक्शन, यहाँ बहुत काम की चीज़ हम समझेंगे कि यहाँ पे क्या है। अगर मैं लिखने की कोशिश करूँ दो में, अगर पॉइंट, ये क्या है, एक पूर्णांक संख्या, ये एक दशमलव संख्या, तो हम इसका आंसर बिना सोचे समझे ही ऐसे लिख सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2.3। सर मैं आगे बात करूं, अगर दो में से मैं इसी को घटा दूं तो ये क्या आएगा 1.7। ये तो बहुत खूब आपने बताया, ये सब चीज़ें तो हम जानते थे। लेकिन अगर मैं इसको करने की कोशिश करूं -2 और यहाँ पे इसको घटाने की कोशिश करता हूं तो आंसर ये क्या आ जाएगा 1.7। ये तो हमको पता था। ठीक, लेकिन जैसे ही हम अगर इसी को हम ये तो लिख सकते हैं, इसके अतिरिक्त इसको एक चीज़ और हम लिख सकते हैं जिसको हम कह सकते हैं 2 बार पॉइंट और 3। हम इस चीज़ को, इस वाली चीज़ को या तो फिर ये भी लिख सकते हैं और या तो फिर ये दोनों चीज़ें हम लिख सकते हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं कहूँ कि 3.3 तो ये तो आंसर आ जाएगा, ये तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक रही बात। अगर मैं यही कहने की कोशिश करूं कि 0.33333 ये अनलिमिटेड टाइम तक, या यहीं ले लेते हैं, चलो सही है 3 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.333। और जो चीज़ रिपीट करने लगती है हम उसको क्या करते हैं, उस पर हम एक बार लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, बार। तो इसको हम लिख सकते हैं, जैसे मान लिया कोई संख्या लिखी है 2.33333, तो इसको हम लिख सकते हैं 2.3 बार। ये चीज़ तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम थोड़ा सा एक यहाँ पे कंक्लूज़न, फाइनल कंक्लूज़न क्या निकालेंगे कि अगर ए पॉइंट बी, A.B इस पे और इस पे बार होने का अपना अपना एक मतलब होता है। अगर मैं इस पे बार होने की बात करूं तो ये तो सिर्फ शो करता है रिपीटेशन। रिपीटेशन समझ लीजिए यार, स्पेलिंग रिपीटेशन, मैथ है, यहाँ पे स्पेलिंग का इतना बड़ा इशू है नहीं। और यहाँ पे अगर बार लग जाए तो हम क्या जानते हैं, यहाँ पे बार क्यों लगा, क्योंकि ये नेगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ये नकारात्मक संख्या को शो करा। यही हमारा फाइनल रिज़ल्ट था। तो फाइनल रिज़ल्ट हमारा क्या था कि हम इस चीज़ को अगर देखें, अगर आगे वाला जो ऊपर लगा रहता है या बार कह सकते हो, तो ये नेगेटिव शो करता है, और बाहर बाद वाले दशमलव के बाद पे अगर कोई बार लगा होता है तो वो रिपीटेशन शो करता है। बहुत खूब, बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से हमने चीज़ों को समझा, और अब हम नेक्स्ट चीज़ पे आगे बढ़ेंगे। ये इतना समझ लीजिए, और फटाक से जो चीज़ ना समझ में आई वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ठीक, अब हमने जो बेसिक फ्रैक्शन की बात की थी वो तो यहाँ तक रही, मतलब आपकी पूरी हो गई। अब जो भी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल करेंगे तो या तो फिर नंबर सिस्टम एडवांस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब जितना हमें ज़रूरत थी उतना तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। अब हम शुरुआत करेंगे नए चैप्टर की, जिसका नाम है परसेंटेज, और उसमें थोड़ा सा बेसिक जानकारी लेके जो है अगली क्लासेस में हम कंसेप्ट पे आएंगे।
अगर मैं परसेंटेज प्रति मतलब और 100, ये अपने आप में छुपा हुआ शब्द है। अगर मैं कहूँ कि आप मार्केट जाते हो, कहाँ जाते हो, मार्केट जा रहे हो, और मार्केट में एक दर्जन 50 रुपये प्रति दर्जन। सर ये क्या लिखा है आपका, प्रति और दर्जन रुपए। तो प्रति का मतलब होता है कि दर्जन के रेस्पेक्ट में रुपए की वैल्यू, कि दर्जन के रेस्पेक्ट प्रति, इस प्रति का मतलब होता है कि दर्जन के रेस्पेक्ट में रुपए की वैल्यू। अब इसको हम थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या, कि परसेंटेज में हम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या समझते हैं कि हर कोई ना कोई चीज़, जो भी चीज़ है वो अपने आप में 100 होती है, 100 मान के चलते हैं या होती है। जैसे अगर मैं मान के चलूँ, अगर मैं, ये मेरा मार्कर है या एक स्केल है और इस स्केल की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, और यही मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लूँ, यही मैं आपसे क्वेश्चन कर दूँ कि ये जो स्केल है, ये जो 12 सेंटीमीटर, या मैं क्वेश्चन क्या करूँ कि ये 12 सेंटीमीटर जो है वो स्केल का कितना परसेंट है। नहीं समझ में आया, फिर से ध्यान से सुनिएगा कि यही क्वेश्चन है, यहीं पे आप मात खा जाओगे कि अगर मैंने ये चीज़ तो बताई कि इसकी मेज़रमेंट 12 सेंटीमीटर है, और मैंने अगर यही चीज़ बताई, अगर क्वेश्चन आपसे मैं करूं कि ये जो स्केल है, ये स्केल है, ये स्केल या स्केल 12 सेंटीमीटर, इस स्केल का कितना परसेंट है, तो आप तो यही पूछोगे, कहोगे कि आपने बता दिया कि 12 सेंटीमीटर है, और वही चीज़ आप पूछ रहे हो। मतलब कि जो 12 सेंटीमीटर है वो स्केल का 100% है। अच्छा, और इसको बेहतरीन लेवल से समझें कि जैसे मान लिया एक ट्रेन का डिब्बा है, और इस ट्रेन में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने प्राणी बैठ गए, ये सीटें हैं, ये सीटें मान लीजिए ये सीट है, और इस सीट में क्या है, इन सीटों पे बैठने का स्थान है, और इन 9 सीटों पे अगर हर व्यक्ति 9 सीट पे हर कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो ये क्या है कि अगर 9 सीटें हैं और 9 सीटों में से 9 पे बैठा है, मतलब 100% सीटें फुल हैं। मतलब मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो आपके दिमाग में चला गया। मैं अगर कहूँ कि ये मार्कर 10 सेंटीमीटर है, और फिर मैं यही क्वेश्चन करूँ कि ये 10 सेंटीमीटर कोई मेजरमेंट है, इस मार्कर की कितनी परसेंट हुई, तो ये जानते हो कि ये 10 सेंटीमीटर मार्कर जो है, और ये जो मैं पूछ रहा हूँ कि 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर, वो 10 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर 100% को रिप्रेजेंट करेगा। या सब कुछ भूल जाइए, ये सबसे बढ़िया चीज़ है, ये मुझे सबसे अच्छी लगी कि 9 सीटें हैं तो 9 व्यक्ति बैठ गए, मतलब क्या 100% हो गया। तो एक कंक्लूज़न ये निकल के आया कि हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। क्या होती है? हर चीज़ अपने आप में 100% होती है। अगर हम किसी प्रतिशत की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो उसके 100 पे ही कैलकुलेट करते हैं। इसीलिए प्रति मतलब प्रति आप जान ही गए, और शत मतलब होता ही है 100। समझ में आया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अगर मैं किसी भी वैल्यू परसेंटेज, जैसे मैं कहूँ कि 40% की वैल्यू क्या है, तो 40% की वैल्यू 100 पे, 100 में जो हिस्सा है वो 40 है। क्या है? 100 में ये क्या है? 40वां हिस्सा है, 40 हिस्सा है। मतलब कि अब जितने भी हर 100 में 40 हिस्सा, अगर मैं 60% की बात करूं तो ये हर 100 में ये 60 हिस्से की बात करता है। अगर मैं एक रोटी का टुकड़ा लेता हूं और रोटी के टुकड़े के 4 हिस्से करता हूं, ये रोटी अपने आप में 100% हो गई, क्योंकि हमने जाना है। और मैं कहूं या 1/25 हिस्सा, 25%, 25% और 25% और 25%। मैंने कहा कि तुमने जो है 50% रोटी खा ली, यानी कि 50% ये वाला हिस्सा आपने यूज़ कर लिया। मतलब ये वाला हिस्सा 100 में से ये वाला हिस्सा आपने क्या कर लिया? यूज़ कर लिया, या ये आपने खा लिया। तो यहाँ तक तो आपके समझ में आ गया हो, क्योंकि हमको नहीं लगता इससे ज़्यादा डेप्थ में जाने की ज़रूरत मुझे है, और समझ में आ ही गया होगा। मैं
खुद ही समझ लेता हूँ इस बात को। तो अब मैं धीरे धीरे थोड़ा सा कुछ फ्रैक्शंस आपको बताने वाला हूँ कि जैसे मैं अगर लिखूँ कि इम्पॉर्टेंट वैल्यू, हालांकि ये क्वेश्चंस में आएंगी, तो जब भी कभी परसेंटेज लिखा होता है और इस साथ में किसी भी फ्रैक्शन की परसेंटेज लिखा होता है, इसका मतलब होता है बटे में 100। ये क्या है, ये भाई क्या भला चीज़ है, अभी इसको जानते हैं कि 30 सही, ये क्या हो जाएगा 99 बटे, ये वैल्यू क्या हो जाएगी 33 या 99 बटे 100 बटे परसेंटेज, और परसेंटेज का मतलब में होता है बटे 100 बटे 3, और इसका बटे का बटे 100, ये परसेंटेज हट जाएगा। अगर मैं इसको फिर आगे डिटेल करूँगा तो ये क्या आ जाएगा 100 गुणे 3, और ये 1/3 वैल्यू आ जाएगी। तो 33 सही 1/3 का मतलब क्या होता है 1/3 सही। आगे मैं समझूं कि अगर मैं लिखूं, एक मिनट, दूसरी वैल्यू लिखने की कोशिश करूं, 16 सही 2/3, 16 3 48 2 50%, तो इसको क्या हो जाएगा 15 3 16 3 48 2 50/3, और परसेंटेज का मतलब होता है बटे 100, इसलिए क्या हो जाएगा 1/6। इसी तरह हम लोग वैल्यू को देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। क्या करेंगे, देखते जाएंगे और बनाते जाएंगे। तो ये रही वैल्यू यहाँ तक की। अगर मैं आगे जानने की कोशिश करूँ तो तीसरा अगर हम लेने की कोशिश करें, 12 सही 1/2 ले लो, या जो भी ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, 37 सही 1/2%, तो 37 दूना 74, 1 75/2 गुणे 100, तो 25 तिहाई 75, 25 चक्कू 100, 3/8 वैल्यू आ गई फ्रैक्शन के रूप में। तो ये तो हमने क्या सीखा कि किसी भी परसेंटेज से फ्रैक्शन बनाना तो हमने सीख लिया, और एक चीज़ और जाना कि परसेंटेज का अगर कोई परसेंटेज का सिंबल लगा है अर्थात वो चीज़ बटे में आ जाएगी, बटे में क्या होगा उसके 100 होगा। अगर मैं लिखूं कि 40 सही 1/2%, तो इसका मतलब है कि ये परसेंटेज चिपका है, इसका मतलब ये काट दो और बटे में 100 कर दो। ठीक, 44 दूना 88, 1 89/2 गुणे 100, ऐसे ही करेंगे हम। आगे हमने ये सीखा कि परसेंटेज से फ्रैक्शन, और अब हम जाएंगे फ्रैक्शन से परसेंटेज कैसे बनाते हैं, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें आगे बहुत काम देने वाली हैं। ठीक, अब क्या जानेंगे कि फ्रैक्शन टू परसेंटेज, इसमें क्या होता है, जैसे मैंने 1/5 लिखा है, ये 1/5 मतलब अगर 5 हिस्से में से आपके पास 5 हिस्से में से एक का मतलब होता है ये मेरे पास अगर 5 रुपए हैं ये आपके पास है, और 5 रुपए में से एक जो रुपया है वो आपने मुझे दे दिया, तो इसके सापेक्ष में इसकी वैल्यू हर 100 पे, यहाँ पे देखिए लिखिए, हर 100 पर 5 की सापेक्ष में 1 का मान क्या होगा 1/5 गुणे 100 और प्रतिशत जोड़ देंगे, क्योंकि अगर हम प्रतिशत लेके आएंगे तो मल्टीपल में ये क्या हो जाएगा, मल्टीपल में 100 होगा। इसी तरह आगे से भी समझेंगे। तो 20 कितना हो गया 20%। अगर मैं 1/2 को फ्रैक्शन में बदलने की कोशिश करूं तो 1/2 2 के सापेक्ष में 1 की वैल्यू, इसका मतलब गुणे 100%, और ये हो जाएगा 50%। इसी तरह 1/3 को अगर मैं बदलने की कोशिश करूं तो ये हो जाएगा 30 सही 1/3। अगर मैं 1/5 को बदलने की कोशिश करूं
तो ये क्या होगा 20%। तो हमें जो है फ्रैक्शन के बारे में बेसिक जानकारी हो गई कि बेसिक जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन से परसेंटेज, परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे जाएंगे, ये चीज़ आपको बखूबी समझ में आ गई होगी। और अब जो है हम क्या पढ़ेंगे कल, बेसिक फ्रैक्शन। बेसिक फ्रैक्शन, वो बेसिक फ्रैक्शन मैं लिख दूंगा और आपको वो सारी की सारी बेसिक फ्रैक्शन रोज़ के रोज़ जब तक परसेंटेज ख़त्म नहीं होता तब तक उनको आपको देखना है। तो जैसे ही रोज़ आप निगाह डालेंगे वो याद हो जाएंगी, तो हमारा काम और भी आसान हो जाएगा। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको लेक्चर मेरा अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। प्लीज़ जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब करो। और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो देने वाला, पूरी A to Z नहीं कह सकते, A to Z जितनी भी क्लासेस हैं वो मेरे द्वारा दी जाएंगी। जो भी आप डिमांड करोगे कुछ समय बाद मैं उसको भी दूंगा। लेकिन बस यही है कि सीमित संसाधन और सीमित व्यक्ति हूँ, तो इसीलिए महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हम किस बोर्ड पे पढ़ रहे हैं या किस चीज़ से पढ़ रहे हैं। महत्वपूर्ण ये है जो कंटेंट्स हम पढ़ रहे हैं वो समझ में आना चाहिए। बस ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होनी चाहिए। अपने पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है, फिर भी मैं लेक्चर शूट करता हूँ, चाहे जितना पसीना, इतनी गर्मी हो रही है, इतना ज़्यादा पसीना चल रहा है, फिर भी इसकी परवाह नहीं है मुझे, क्योंकि मेरे अंदर क्या है ना, मैं पढ़ाने को लेकर इतना ज़्यादा पैशनेट हूँ। मुझे उतना किसी चीज़ में मज़ा नहीं आता जितना पढ़ाने में। और अब तो मैं इसीलिए तो हर चीज़ पढ़ाने के लिए इतना मैं इंटरेस्टेड हूँ, इतना क्या कहते हूँ पैशनेट हूँ। इसीलिए हर सब्जेक्ट पे अपना धीरे धीरे आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ, क्योंकि किसी और टीचर को हायर करना मेरे बस से बाहर था। तो अपना सब्जेक्ट पे लगभग में सभी में कमांड भी ठीक ठाक था। तो मैंने सोचा कि क्यों ही ना अपने जो फैमिली के लोग हैं उनसे खुद ही मैटर में डिस्कस करूं, और प्रयास पूरा करूंगा कि बिल्कुल ज़ीरो से हर जगह जो भी पॉइंट आपके फंसे उनको मैं सॉर्ट आउट करूं, उनको मैं समझा पाऊं। और आप सभी के लिए यही है कि आपकी ये पहली क्लास थी और ये धमाकेदार एंट्री होने वाली है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।